बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 7 सेमेस्टर की सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग पढ़ रहे हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया है, कंसेप्चुअल फाउंडेशंस इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग। इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 3 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि इस यूनिट के अंदर, चूंकि ये यूनिट कंसेप्चुअल फाउंडेशंस क्रिटिकल केयर नर्सिस से रिलेटेड इसके बारे में है, तो इसमें आप लोग क्रिटिकल केयर नर्सिंग से रिलेटेड डिफरेंट कंसेप्ट डिस्कस करते आ रहे हैं। और इस यूनिट के अंदर ये जितने भी इसके स्लाइड्स है, तो इसमें आप लोग यही कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या होती हैं, क्रिटिकल केयर नर्सिस की क्या रोल होती हैं, क्रिटिकली इल क्लाइंट क्या होता है। आज हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो है वो मज़ीद डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट इस फील्ड से रिलेटेड मज़ीद क्लियर हो। लिखा है, Critical care nursing is the field of nursing with a focus on the care of critically ill or unstable patient। यानी जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग होती है, ये ऐसी फील्ड है नर्सिंग का जिसमें फोकस ये होता है कि जो क्रिटिकली इल क्लाइंट है या अनस्टेबल पेशेंट हम उनको कहते हैं, तो उनको सही तरीके की एक केयर प्रोवाइड की जाए। The aims of critical care nursing are to promote excellence through caring, competency, commitment in critically ill patient। अब इसका मकसद क्या होता है क्रिटिकल केयर नर्सिंग का? तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग का एम ये होता है कि एक एक्सीलेंट केयर प्रोवाइड की जाए एक क्रिटिकली इल क्लाइंट को। अब वो एक्सीलेंट केयर प्रमोट किस तरीके से हो सकती हैं? तो वो केयरिंग के थ्रू प्रमोट हो सकती हैं, कम्पिटेंसी के थ्रू प्रमोट हो सकती हैं, और कमिटमेंट के थ्रू प्रमोट हो सकती हैं। यानी जो नर्सेज जिनमें कम्पिटेंसी हो, तो वही सही तरीके की केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और केयर ऐसी केयर जो कि उनके नीड के मुताबिक हो, जितना उनको चाहिए, जिस लेवल पे उनको चाहिए, तो ऐसा केयर उनको प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, जिसके लिए कमिटमेंट भी चाहिए होती हैं। कमिटमेंट यानी एक नर्स जो है वो अपने पेशेंट के साथ ये कमिटमेंट करते हैं, ये अहद करते हैं कि वो अपना टाइम देंगे, अपने एफ़ोर्ट्स डालेंगे, अपना अटेंशन देंगे। और अगर वो अपना टाइम देंगे, अपने एफ़ोर्ट्स डालेंगे, अपना अटेंशन देंगे पेशेंट को, तो तभी जाके उनको जिस लेवल पे नीड की ज़रूरत होती है, वो नीड पूरी हो सकती हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग डील विथ ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स। ये पॉइंट हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है वो डील करती हैं ह्यूमन रिस्पॉन्सेज के साथ, वो रिस्पॉन्सेज जो कि लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम की वजह से आते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन किसी पेशेंट की हो गई, तो उस कंडीशन के लिए अब उस पेशेंट के बॉडी में कौन कौन से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, कौन कौन सी चेंजेस आ रही है, वाइटल साइंस में कौन कौन सी तब्दीलियां आ रही हैं, तो उनके साथ हमारी डीलिंग होती है इसमें कि एज ए क्रिटिकल नर्स हमने वो जो चेंजेस आ रही हैं उनको मेंटेन रखना होता है, उनको रेगुलेट करना होता है, उनको स्टेबल करना होता है, ताकि इस पेशेंट की जान जो है वो बच सके, इसमें इस लेवल तक चेंजेस ना आए कि वो इसकी जान लेने तक पहुंच जाए, इसकी डेथ काज हो उसकी वजह से। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग डील विद ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। गोल इज़ टू रिस्टोर फिजियोलॉजिक साइकोलॉजिक स्टेबिलिटी ऑफ सीवियरली इल पेशेंट। यानी यहाँ पे क्रिटिकल केयर नर्सिंग का गोल ये होता है कि जो फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली जो स्टेबिलिटी होती हैं एक सीवियरली इल पेशेंट की, तो उसको रिस्टोर किया जाए, उसको मेंटेन रखा जाए, उसको अनस्टेबिलिटी की तरफ जाने न दिया जाए। A critical care nurse must have knowledge and skill beyond those of nurse generalist। यानी जो क्रिटिकल केयर नर्सेज होते हैं और जो नर्स जनरलिस्ट होते हैं, तो उनमें फ़र्क ये होता है कि जो नर्स जनरलिस्ट होते हैं तो वो भी रजिस्टर्ड नर्स होते हैं, उनको ब्रॉड रेंज ऑफ स्किल्स आ रहे होते हैं, उनको ब्रॉड रेंज ऑफ नॉलेज उनको भी होती हैं, लेकिन वो डिफरेंट फील्ड के अंदर काम करते हैं। जैसा कि वो मेडिकल सर्जिकल यूनिट्स के अंदर काम करते हैं, आउट पेशेंट क्लिनिक्स में भी वो काम करते हैं, और वो कम्युनिटी हेल्थ सेटिंग्स पे काम करते हैं। ये जो क्रिटिकली केयर नर्सेज होते हैं, जो क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करते हैं, तो इनको स्पेशलाइज एक नॉलेज भी दी जाती हैं और स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी इनको दी जाती हैं, ताकि इनमें स्पेशल स्किल्स हो, स्पेशल नॉलेज हो क्रिटिकल केयर से रिलेटेड। यानी इनको ऐसे जगह में, ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है जहाँ पे कंडीशन पेशेंट की क्रिटिकल होती हैं। उस टाइम अगर इनसे थोड़ी बहुत भी कोई लापरवाही हो जाती है या इनकी नॉलेज में थोड़ी बहुत कोई कमी है, तो उस वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि जो
नर्स जनरलिस्ट होते हैं तो उनके बियॉन्ड नॉलेज भी और स्किल्स भी क्रिटिकल केयर नर्स को आनी ज़रूरी होती हैं। क्रिटिकल केयर नर्स शुड यूज़ द नर्सिंग प्रोसेस एज ए फ्रेमवर्क फॉर प्रैक्टिस। अब जो क्रिटिकल केयर नर्सेज होते हैं तो वो नर्सिंग प्रोसेस को एज ए फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, यानी जो नर्सिंग प्रोसेस होती हैं वो उनको गाइड करती हैं और वो उसके थ्रू अपना प्रैक्टिस जो है वो कर रहे होते हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग encompasses independent, dependent and interdependent nursing interventions। यानी ये जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग है जिसमें हम क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जो जितने भी काम हम करते हैं, जो जितने नर्सिंग इंटरवेंशंस हम करते हैं तो उनमें कुछ इंडिपेंडेंट भी होती हैं जो कि हम खुद से करते हैं। उसमें हमें किसी के ऑर्डर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, किसी के साथ कोलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। और कुछ इंटरवेंशंस ऐसे भी होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें हमने जो फिजिशियंस होते हैं उनके ऑर्डर को फॉलो करनी होती हैं, उनके मुताबिक हमने वो मेडिकेशंस वगैरह एडमिनिस्टर करनी होती हैं। इसके अलावा कुछ जो इंटरवेंशंस होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट मींस के कोलैबोरेटिव होते हैं, जिसमें डिफरेंट फील्ड्स के जो डिफरेंट हेल्थ केयर सेक्टर्स के जो लोग होते हैं वो आपस में मिल के कोलैबोरेटिवली जो है वो केयर प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें तीनों के तीनों शामिल होते हैं। रोल्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सेज। Care provider provide comprehensive, highly technical, direct care to the patient and family, also in response to life-threatening health condition। यानी क्रिटिकल केयर नर्सेज जो होते हैं उनका एक रोल ये है कि वो एज ए केयर प्रोवाइडर काम करते हैं, वो कम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली पेशेंट को और पेशेंट के फैमिली को जो कि इस कंडीशन से गुज़र रहे होते हैं। जिन फैमिली के अंदर एक पेशेंट होता है जो कि क्रिटिकली इल होता है तो उसके फैमिली के ऊपर भी ये साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा दबाव पड़ता है, तो उस टाइम उनको एजुकेट करना, उनको समझाना ये भी नर्स की जिम्मेदारी होती हैं। तो एज ए केयर प्रोवाइडर वो दोनों का ख्याल करती हैं और कम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करती हैं। कम्प्रिहेंसिव केयर मीन्स कि उसमें जितने भी आस्पेक्ट्स हैं उन सब को कंसीडर करते हुए केयर प्रोवाइड करते हैं। As an educator, provide education to patient and family based on identified learning needs। पहले क्या करते हैं, उनके जो लर्निंग नीड्स है उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट की फैमिली को क्या कुछ पता नहीं है, किन चीज़ों के बारे में उनको पता होना ज़रूरी है, पेशेंट को किस चीज़ के बारे में पता नहीं है और किस चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद एज ए एजुकेटर उनको एजुकेट करते हैं। एडवोकेट, एज ए एडवोकेट वो पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, पेशेंट के राइट्स के लिए फ़ाइट करते हैं। एज ए मैनेजर वो चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हैं, जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती हैं तो उनकी तरफ से जो भी केयर प्रोवाइड की जाती हैं तो उनको कोऑर्डिनेट करना एज ए नर्सिंग मैनेजर नर्सिस का एक रोल होता है। इनके फंक्शंस के बारे में लिखा है कि फंक्शंस क्या होती हैं क्रिटिकल केयर नर्सिस की। लिखा है एसेस एंड इम्प्लीमेंट ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट रिस्पॉन्सेज टू लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम। वही बात, यूजेज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट इंटरवेंशंस टू रीस्टोर स्टेबिलिटी, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस एंड टू अचीव एंड मेंटेन ऑप्टिमल पेशेंट रिस्पॉन्स। इंडिपेंडेंट वो इंटरवेंशंस भी यूज़ करते हैं, डिपेंडेंट इंटरवेंशंस भी यूज़ करते हैं और इंटरडिपेंडेंट इंटरवेंशंस भी यूज़ करते हैं, और इनको यूज़ करते हुए वो पेशेंट के स्टेबिलिटी को रीस्टोर करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करते हैं और जो ऑप्टिमल पेशेंट रिस्पॉन्स है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो नहीं है तो उसको अचीव करते हैं और अचीव करने के बाद उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। ये इनका फंक्शन होता है। कंटिन्यू है, लिखा है प्रोवाइड्स हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट एंड फैमिली, सुपरवाइज पेशेंट केयर एंड एंसिलरी पर्सनल। यानी जो एंसिलरी पर्सनल होते हैं, एंसिलरी पर्सनल जो हेल्पिंग पर्सनल होते हैं क्रिटिकल केयर नर्सेज की जो हेल्प करते हैं, जो नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं या फिर टेक्नीशियंस वगैरह जो होते हैं वहाँ, तो उनकी सुपरवाइजिंग करना भी ज़रूरी है क्योंकि उनको चीज़ों का इतना ज़्यादा पता नहीं होता, और चूँकि ये क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे छोटी सी भी गलती जो है वो नाकाबिले कबूल है। तो इस वजह से उनको सुपरवाइज़ करना और पेशेंट के केयर को सही तरीके से सुपरवाइज़ करना ये भी उनका रोल होता है। सपोर्ट पेशेंट्स एडाप्टेशन, रिस्टोर हेल्थ एंड प्रिजर्व पेशेंट राइट्स। ये भी उनके काम होते हैं, उनके फंक्शंस होते हैं। जैसे कि एक पेशेंट जो एडाप्टेशन करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं,
हेल्थ को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं और जो पेशेंट राइट्स होते हैं तो उनको प्रिजर्व करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं एज ए एडवोकेट। प्रोवाइड डायरेक्ट मेजर्स टू रिससिटेट इफ़ नेसेसरी, और अगर रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम डायरेक्ट मेजर्स वो उसके लिए करते हैं, और इस काबिल उनको होना चाहिए कि उस टाइम वो डायरेक्ट केयर जो है वो प्रोवाइड कर सके और पेशेंट की जान बचा सके। क्रिटिकल केयर एनवायरनमेंट। क्रिटिकल केयर एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा है कि उसमें लाइट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्शंस होते हैं, कैम ऐसा लगता है, ऐसा एक सीन होता है जैसा कि यहाँ पे लिखा है ICU कैन सीम्स लाइक ए मूवी सेट। जो मूवी सेट होती हैं जहाँ पे अफरा तफरी होती है, लोग जो है वो कैमरा लेके खड़े होते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो रही होती हैं, जो शूटिंग जिस वक्त होती हैं, तो उस जगह की एग्जांपल दी गई है कि जो क्रिटिकल केयर एनवायरनमेंट होती हैं तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह का एक निज़ाम सा होता है, यानी अफरा तफरी से रिलेटेड ये बात यहाँ पे लिखी गई है। नॉइस लेवल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं, डिफरेंट मशीन्स लगे होते हैं, उनके नॉइसेस होते हैं। लाइट 24 हावर्स वहाँ पे लगी होती हैं, लोग और इक्विपमेंट्स जो है उनकी मूवमेंट हो रही होती हैं। लेक ऑफ प्राइवेसी का उनको एक डर सा होता है, पेशेंट को लेक ऑफ प्राइवेसी होती हैं, यानी बहुत सारे एक पेशेंट है और बहुत सारे लोग जो है उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं। क्यों जमा होते हैं? क्योंकि वो क्रिटिकल कंडीशन में है, उसको उस टाइम केयर की ज़रूरत है और सब कोलैबोरेटिवली केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो इस वजह से लेक ऑफ प्राइवेसी होती हैं। एसेंशियल फिजियोलॉजिक कंसेप्ट्स, कुछ एसेंशियल फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट्स हैं जो कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग एनवायरनमेंट में जो लोग काम करते हैं तो उनको इन चीज़ों के बारे में फुली नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनमें ये एबिलिटी हो कि इनमें अगर चेंजेस आए तो वो उन चेंजेस को समझ सके और उनको मेंटेन करने के लिए, उनको रिस्टोर करने के लिए वो सही टाइम पे सही मेजर्स कर सकें, जैसा कि वेंटिलेशन है, गैस एक्सचेंज है, टिश्यू परफ्यूजन है। वेंटिलेशन तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए नए नहीं है। जो ब्रीथिंग हो रही होती हैं, गैस एक्सचेंज यानी जो गैसेस के आपस में एक्सचेंज होती हैं कि लंग्स के अंदर, वहाँ पे लंग्स जो है ऑक्सीजन को ब्लड में वो ऑक्सीजन चली जाती हैं और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में आ जाती है और लंग्स से फिर वो बाहर निकल जाती हैं। और टिश्यू परफ्यूजन, तो टिश्यू परफ्यूजन भी आप लोगों को पता है कि वो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड होता है वो जब हमारे सेल्स तक पहुंच जाती हैं तो वहाँ जाके वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बनी होती हैं उसको वो उठाती हैं और ऑक्सीजन वहाँ पे छोड़ देती हैं, और फिर वो ऑक्सीजन वो उनके ज़रूरत आती है, जो सेल्स होते हैं तो उनको चाहिए होती हैं ज़िंदा रहने के लिए, तो वो वहाँ पे उनको मिल रही होती हैं। इसके अलावा जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसका पता होना और एसिड बेस बैलेंस का पता होना, क्योंकि इनमें वेंटिलेशन में, गैस एक्सचेंज में, टिश्यू परफ्यूजन में, इनमें कोई चेंजेस आ गई तो बंदे की जान जो है उसको ख़तरा होती है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसमें अगर उतार चढ़ाव आ जाती है, एसिड बेस बैलेंस में उतार चढ़ाव आ जाती हैं तो इससे फिर मसला होता है, इससे फिर पेशेंट की हालत जो है वो अनस्टेबल हो सकती है। तो इसीलिए इनके बारे में पता होना और इनको मैनेज करने की सलाहियत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रिटिकल केयर नर्सिस के लिए। पेशेंट एक्सपीरियंसिंग क्रिटिकल इलनेस, वो पेशेंट जो क्रिटिकल इलनेस से गुज़र रहे हैं, जिनको क्रिटिकल इलनेस है, जो इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनके बारे में लिखा है एडमिटिंग इन ICU में सिग्नल ए थ्रेट टू द लाइफ एंड वेल बीइंग ऑफ ए पेशेंट, यानी ICU के अंदर, इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर जो एडमिट करना है पेशेंट्स को, तो ये एक सिग्नल होती है कि उसकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा है, उसकी जो वेल बीइंग है उसको कोई ख़तरा है, तभी ले जाके उसको ICU के अंदर एडमिट किया गया है। ICU patients are subject to multiple physical, psychological and environmental stressors। जो ICU के अंदर पेशेंट्स होते हैं तो वो बेचारे, उनको बहुत सारे फिज़िकल, साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स जो है उनका सामना करना पड़ता है। प्रोलॉन्ग स्ट्रेस कैन लीड टू इम्यूनोसप्रेशन, हाइपोपरफ्यूजन एंड टिश्यू हाइपोक्सिया एंड इवेंचुअली डेथ। और जो प्रोलॉन्ग स्ट्रेस होती हैं तो प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की वजह से लिखा है कि इम्यूनोसप्रेशन काज होती है। क्यों? क्योंकि जो क्रोनिक जो स्ट्रेस होती हैं तो वो स्ट्रेस हार्मोन को ट्रिगर करती हैं, उनको रिलीज़ करवाती हैं, जैसे कि कार्टिसोल हो गया, कार्टिसोल को रिलीज़ करवाती हैं, उसको ट्रिगर करती हैं। जब कार्टिसोल ट्रिगर हो जाती हैं और वो रिलीज़ हो जाती हैं तो वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं। किस तरीके से? वो जाके जो इम्यून सेल्स हैं तो उनकी प्रोडक्शन को कम करती हैं और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है उसको कम करती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इम्यूनो सप्रेशन होता है। और इम्यूनो सप्रेशन के अलावा यहाँ पे लिखा है कि
कि हाइपोपरफ्यूजन काज करती हैं। तो जो प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस होती हैं तो इसकी वजह से वेजोकंस्ट्रक्शन काज होती हैं। जब ब्लड वेजल नेरो हो जाते हैं, वेजोकंस्ट्रक्शन हो जाती है, तो ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं। हमारे बॉडी के सर्टेन टिश्यूज़ को, सर्टेन ऑर्गन्स को ब्लड जो है वो कम मिल रही होती हैं। और जब ब्लड कम मिल रही होती हैं तो ये क्या है, ये एक हाइपोपरफ्यूजन है कि जो एडिक्वेट ब्लड फ्लो जो है वो नहीं हो रही है, तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसकी वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया काज होती हैं और इवेंचुअली फिर ये सारी चीज़ें डेथ काज करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि एज ए क्रिटिकल नर्स, एक क्रिटिकल केयर नर्स को चाहिए कि वो किसी ना किसी तरीके से स्ट्रेसेस को कम करने की कोशिश करें। लिखा है एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू पेशेंट स्ट्रेस। जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं उनकी वजह से भी पेशेंट को स्ट्रेस होती हैं, जैसा कि ब्लिंकिंग मॉनिटर्स, वेंटिलेटर्स, इंट्रावेनस pumps, noise from equipment, and the health practitioners talking at the bedside, bright light and cord management। यानी जो मॉनिटर्स की ब्लिंकिंग होती है, वेंटिलेटर्स की, आईवी पम्प्स की जो ब्लिंकिंग होती हैं वो अलार्म जो करते हैं, नॉइस डिफरेंट इक्विपमेंट्स की आईसीयूज़ के अंदर, और जो प्रैक्टिशनर्स जो आपस में बातें कर रहे होते हैं बेड साइड पे, जो ब्राइट लाइट होती हैं, जो कोड मैनेजमेंट होते हैं। कोड मैनेजमेंट आगे हम डिस्कस करेंगे, ये एक अलग टॉपिक है, उसमें डिफरेंट कलर कोडिंग जो कि यूज़ की जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे कोड मैनेजमेंट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स का काम देती हैं पेशेंट के लिए जो आईसीयू में एडमिट होता है। एंजाइटी में बी डिफाइंड एज एन इमोशनल स्टेट ऑफ एप्रीहेंशन इन रिस्पॉन्स टू रियल और परसीव्ड थ्रेट। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, मेंटल हेल्थ में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि एंजाइटी क्या है। तो एंजाइटी एक रिस्पॉन्स होती है, कोई भी रियल या परसीव्ड थ्रेट जो है वो आ जाती है तो उसके लिए बंदा जो इमोशनल स्टेट ऑफ एप्रीहेंशन यानी जो ख़दशा महसूस कर रहा होता है तो उसको कहते हैं एंजाइटी। तो ये सारी चीज़ें एंजाइटी की भी वजह बनती हैं। अब इसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या हो सकती हैं, तो लिखा है क्रिएट ए हीलिंग एनवायरनमेंट विच अलाउ क्रिटिकली इल पेशेंट टू हैव देयर साइकोलॉजिकल नीड्स एज वेल एज फिजिकल नीड्स मेट। यानी एक ऐसी हीलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए कि जिससे जो क्रिटिकली इल पेशेंट है उसको उसके साइकोलॉजिकल नीड्स जो है वो भी पूरे हों और उसके जो फिजिकल नीड्स है वो भी पूरे हों। Promote rest and sleep as deprivation can lead to altered cognition, confusion, impaired wound healing, and the inability to wean from the ventilator due to muscle fatigue and carbon dioxide retention। यानी रेस्ट और स्लीप जो है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं हो सकी, इन पेशेंट को रेस्ट ना मिल सकी, सही तरीके से वो सो नहीं सके, नींद उनकी पूरी नहीं हो सकी, तो फिर उनकी कॉग्निशन जो है उसमें भी अल्टरेशन आ जाती हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी हीलिंग जो है वो इम्पेयर हो जाती हैं और वो फिर वेंटिलेटर से नहीं निकल सकेंगे। वीन कहते हैं छोड़ने को, तो वो वेंटिलेटर को नहीं छोड़ सकेंगे, वो इनएबिलिटी उनमें आ जाएगी, वो वेंटिलेटर पे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको इस थकावट की वजह से, इस स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से मसल्स की उनको फटीग होगी बहुत ज़्यादा, वो दर्द महसूस करेंगे, फटीग महसूस करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होगी उनकी, वो ख़ुद से सांस नहीं ले सकेंगे, ख़ुद से वो अपने नॉर्मल जो ब्रीथिंग प्रोसेस है उसको वो कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, तो वो वेंटिलेटर पे ही जो है वो रह जाएंगे, वो उसको नहीं छोड़ सकेंगे। तो इसीलिए जितना क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करना ज़रूरी है उतना एक हीलिंग इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करना भी ज़रूरी है। इसके बगैर उनको इफ़ेक्टिव केयर प्रोवाइड नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या करना होगा, हैव द पेशेंट यूज़ एयर प्लग्स। इस बात को यकीनी बनाए कि एयर प्लग्स पेशेंट यूज़ कर रहे हैं या नहीं। एयर प्लग्स ऐसे छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं जो कि आईसीयू में एडमिटेड पेशेंट्स को लगाए जाते हैं ताकि वहाँ की जो नॉइज़ है उससे वो बच सके। आईसीयू के अंदर जो ज़्यादा मशीन वगैरह के जो नॉइसेस होते हैं तो उनसे बचाने के लिए छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं जो कि ईयर्स के अंदर लगाए जाते हैं। तो इस बात को यकीनी बनाएं। एसेस स्लीप टाइम एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप बाय आस्किंग द पेशेंट व्हेन पॉसिबल। जब पॉसिबल हो तो पेशेंट से पूछे कि कितने घंटे वो सोए हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या थी इस बारे में, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि उनकी स्लीप जो है वो पूरी हो रही है ना या नहीं। क्योंकि रेस्ट का सबसे ज़्यादा जो ज़रिया होता है वो स्लीप ही होता है। एक इंसान सही तरीके से अगर नींद पूरी कर ले तो उसको सुकून तभी मिलती है। लिखा है प्रोवाइड ए 5 मिनट बेक रब बिफोर स्लीप। बेक रब यानी जो मसाज है, बेक मसाज, वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए 5 मिनट पहले
स्लीप से, ताकि उनको जो पेन वगैरह होते हैं, जो फटीग होती हैं, वो थोड़ा कम हो सके और उनको नींद आए। एलिमिनेट पेन को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए डिफरेंट मेडिकेशंस जो ऑर्डर की गई हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड है, वो प्रोवाइड की जा सकती हैं। पोजीशन पेशेंट फॉर कंफर्ट विद पिलोस, और तकिए वगैरह के थ्रू उनको इस तरीके की पोजीशन में रखें जिसमें वो कंफर्टेबल हों। इवैल्यूएट द नीड फॉर नर्सिंग केयर इंटरप्शंस, और देखना चाहिए कि कब जो है वो नर्सिंग केयर की ज़रूरत पड़ती हैं, तो तब जाके नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। टाइट्रेट इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, टर्न डाउन लाइट्स, यानी कंट्रोल करनी चाहिए केयरफुली। टाइट्रेट का मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई हैं, जिनकी वजह से उनका जो सुकून जो है वो बर्बाद होता है, जो डिस्टर्बेंस होती है, तो उनको केयरफुली रेगुलेट करनी चाहिए, केयरफुली कंट्रोल करनी चाहिए। जो लाइट से उनको थोड़ा कम करने की कोशिश की जाए, जो अलार्म से उनको लो उस पे रखा जाए वॉल्यूम पे, और जो नॉइस है टेलीविज़न की वजह से या टाइकिंग की वजह से उसको डिक्रीज़ किया जाए। स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ बाथिंग पेशेंट इन द मिडल ऑफ द नाइट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ नर्सिंग स्टाफ। क्या करते हैं कि नर्सिंग स्टाफ जो है वो अपनी आसानी के लिए रात के टाइम जब ज़्यादा काम नहीं होते हैं तो उस टाइम बाथिंग करते हैं पेशेंट्स की, तो उसकी वजह से उनकी नींद जो है वो ख़राब होती है, क्योंकि बाथिंग के बाद फिर उनको नींद नहीं आती। तो इसीलिए ऐसे प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए जो कि ख़ुद की आसानी के लिए की जाए और उससे पेशेंट को नुकसान हो। अलाउ फैमिली टू बी विद द पेशेंट, उनके फैमिली को उनके साथ मिलने देना चाहिए ताकि उनकी जो इमोशनल नीड है वो पूरी हो सके। प्रैक्टिस कल्चरली सेंसिटिव केयर, और उनके जो कल्चरल प्रैक्टिस वगैरह हैं तो उनको कंसीडर करते हुए उनको केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो साइकोलॉजिकली सुकून में रह सकें, उनको कोई साइकोलॉजिकली अनस्टेबिलिटी ना हो। Build trust relationship with the patient by displaying confident, caring attitude, demonstrate technical competence and develop effective communication technique. ट्रस्ट डेवलप करनी चाहिए, ट्रस्ट रिलेशनशिप पेशेंट के साथ, और वो किस तरीके से डेवलप होगी, जब आप में कॉन्फिडेंस होगी अपनी बात सही तरीके से करने की, केयरिंग एटीट्यूड आप में होगी, और जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस है वो आप में होगी। ऐसा नहीं कि आप जो है कोई भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल आप आईवी लाइन पास कर रहे हैं तो उसको पकड़ के आप खुद कांपने लगे, तो फिर आप पे कभी भी पेशेंट जो है वो ट्रस्ट नहीं करेगा। एंड डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक जितने भी हैं वो आपने डेवलप करने होंगे, और यह पढ़ चुके हैं। मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक आप लोगों को बिहेवियरल साइकोलॉजी का जो यूनिट 2 था कि 3 था उसमें मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी थी, यूनिट 4 आई थिंक। पेशेंट्स नीड टू नो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर केयर, पेशेंट्स जो है उनको ज़रूरत होती है, वो चाहते हैं कि जितना भी केयर उनको प्रोवाइड की जा रही है तो उसके बारे में उनको पता हो, तो उनको बताना हर एक प्रोसीजर के बारे में ये नर्सिस की ज़िम्मेदारी होती हैं। इससे एक उनको टेंशन सी हो रही होती हैं, एक स्ट्रेस उनको हो रही होती हैं, वो कम हो जाती हैं। इन्वॉल्विंग द पेशेंट इन डिसीजन मेकिंग, और उनको डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व करना चाहिए। Presence and reassurance is a meaningful strategy for alleviating distress or anxiety in the patient. अपने प्रेजेंस को शो करना और उनको तसल्ली देना, ये एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी स्ट्रेटजी होती हैं, जिसके थ्रू उनकी जो एनजाइटी और डिस्ट्रेस होती हैं वो एलिविएट हो जाती हैं। रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट पेशेंट स्पिरिचुअल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ, और जो उनकी स्पिरिचुअल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ है उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए। उनको किसी भी स्पिरिचुअल उनकी मामलात जो है उनमें दखलंदाजी करके उनको साइकोलॉजिकली अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाना है। The critical care unit is not merely a room or series of rooms filled with patients attached to interventional technology. हम ये नहीं कह सकते कि क्रिटिकल केयर यूनिट जो है वो सिर्फ कोई एक रूम नहीं होता या सीरीज़ ऑफ रूम्स नहीं होते कि जिसमें पेशेंट है और उनके साथ अटैच इंटरवेंशनल टेक्नोलॉजी है। ये क्रिटिकल केयर जो यूनिट होता है वो एक होम होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का। कौन से ऑर्गेनाइजेशन का? जो क्रिटिकल केयर टीम होते हैं, तो उनका एक होम होता है ये, जिसके अंदर उनके पेशेंट्स होते हैं, उनके सारी चीज़ें जिन चीज़ों को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की होती हैं, और इन्हीं के थ्रू कितने कितने लोगों की जान जो है वो बच रही होती हैं, कितने कितने लोग जो है यहाँ से स्टेबल होके ठीक होके निकल रहे होते हैं।
Critical care nursing is that specialty within nursing that deal with specifically human responses to life threatening problem. क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है नर्सिंग फील्ड के अंदर एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसमें हम स्पेसिफिकली डील करते हैं ह्यूमन रिस्पॉन्सेस के साथ कि ह्यूमन रिस्पॉन्सेस जो भी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स को शो होती हैं तो उनके साथ हम डील कर रहे होते हैं। इसके बाद हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं इस यूनिट के अंदर 7 C's ऑफ क्रिटिकल केयर। क्रिटिकल केयर में 7 C's होते हैं, यह आपने याद रखनी है। फर्स्ट वन है कंपेशन। जो क्रिटिकल केयर नर्सेज होते हैं तो उनमें कंपेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एम्पैथी शो कर सकें, एम्पैथी शो करने की सलाहियत उनमें हो, कम्युनिकेशन स्किल्स उनमें हो, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वो कर सकें, कंसिड्रेशन वो कर सके। कंसिड्रेशन किस चीज़ की? पेशेंट की, उनके रिलेटिव्स की, और जो उनके साथ अटेंडेंट होते हैं उनके फैमिली के, और जो कोलीग्स होते हैं उन सब को कंसीडर करना चाहिए। एंड अवॉइडेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट, और कन्फ्लिक्ट जितने भी हैं उनको अवॉइड करना है। कंफर्ट प्रोवाइड करनी होती हैं पेशेंट के, जो सफरिंग्स वगैरह होते हैं उनसे पेशेंट को बचाना होता है, उसको किसी न किसी तरीके से कंफर्ट की तरफ लेके जानी होती हैं। केयरफुलनेस होनी चाहिए, इंजरी वगैरह कोई गलती वगैरह ना हो, केयरफुली काम करना चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी ऑब्जर्वेशन में, केयर प्रोवाइड करने में। जो ऑब्जर्वेशन हो रही होती हैं तो वो जो मॉनिटरिंग हो रही होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा, उसमें कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो केयर होती हैं तो उसमें भी कंसिस्टेंसी का होना, यानी एक कंटिन्यूसली केयर जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। और जो क्लोजर है तो वो इथिकल, और ट्रीटमेंट जब ख़त्म की जा रही है, यानी बंद हो रही है ट्रीटमेंट लास्ट में जाके, तो उसमें इथिकल जो रूल्स है तो उनको फॉलो करना, इथिकली उसको क्लोज अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये 7 C's है, ये आपने याद रखने हैं। मे बी इनमें से आप लोगों से MCQs में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्रिटिकल केयर नर्स, इसकी डिफिनीशन लिखी गई है, लिखा है A critical care nurse is a licensed professional nurse who is responsible for ensuring that acutely and critically ill patient and their families receive optimal care। यानी ये वो नर्स होती हैं जो कि एक लाइसेंस प्रोफेशनल नर्स होती हैं, और उसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि इस बात को यकीनी बनाए कि जो क्रिटिकली इल पेशेंट है और उनके फैमिलीज़ है तो उनको जो ऑप्टिमल केयर चाहिए है वो उनको मिल रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो काफ़ी है इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को समझ आ गई है, इनमें कोई इतनी चीज़ें जो है वो मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जितने भी कंसेप्ट्स हैं इनको आपने सही तरीके से अपने जहन में बिठानी है, ताकि आप लोगों से फिर बाद में पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाए, कंसेप्चुअल्स जो भी सिनेरियोज़ वगैरह बने तो उनको आप लोग सही तरीके से आंसर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।